हेलो बडीज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। चलिए, वीडियो शुरू करने के पहले मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सही समय पर पहुंच पाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नए नए टॉपिक्स के बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो आज का टॉपिक है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, निर्वाचन आयोग। तो इस निर्वाचन आयोग के बारे में तो हमको पता है कि विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, होता है और ये इलेक्शन कमीशन करवाता है कंडक्ट। तो ऐसे डिफरेंट स्लाइड्स में मैंने इसको प्रिपेयर किया है। तो मैं चलिए स्टार्ट करता हूँ पहली स्लाइड से। तो इलेक्शन कमीशन क्या है। इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, बिल्कुल साफ़ सुथरे चुनाव हो, फ्री, किसी भी तरीके की इन्फ्लुएंस ना हो कोई, और लोगों के जेन्युइन, लोगों की जो मन में हो उसी को वे व्यक्त कर पाएँ वोट के रूप में और अपनी सरकार चुन पाएँ। तो इसलिए एक साधन है लोगों के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुनने का। तो वो संभव होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इलेक्शन कमीशन का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 324 के अंतर्गत है। इसको डिफरेंट टाइप्स की पावर्स और डायरेक्शन, कंट्रोल, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इन सब के चुनाव करवाने की शक्ति होती है। और ये सारे चुनाव जो विधानसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं, इन सभी को देखता है। ये ऑल इंडिया में एक ही बॉडी होती है थ्रू आउट। लेकिन इसका एक बात ध्यान रखने योग्य ये है कि ये कोई पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव नहीं करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव करवाता कौन है? सेपरेट एक संस्था है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो करवाती है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट ECI का ये ओवरव्यू। ओके, अगली जो चर्चा करेंगे वो है कंपोजिशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन कैसे गठन होता है, कंपोजिशन क्या है इसका। तो आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इसके रिगार्डिंग कि कंपोजिशन कैसे होगा इलेक्शन कमीशन का। तो पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और कुछ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होंगे। इफ़ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि प्रेसिडेंट चाहें तो टाइम टू टाइम फिक्स के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर सकते हैं। दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर शैल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है इनका अपॉइंटमेंट, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तीसरा, जब भी ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, फिर भी चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के रूप में काम करता है। फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन कुछ रीजनल कमिश्नर जो हेल्प करेंगे इलेक्शन कमीशन की किस टाइम पे? इलेक्शंस के टाइम पे, कि वर्क मैनेज सही ढंग से हो रहा है, पूरा डायरेक्ट सही हो रहा है ग्राउंड लेवल तक या नहीं। और इसकी जो कंडीशन और इनकी जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस होता है, वो इलेक्शन और ये डिटरमाइन बाय होता है प्रेसिडेंट, चाहे रीजनल कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इन सभी की सर्विस कंडीशन, टेन्योर ऑफ द ऑफिस, ये सब कुछ डिसाइड होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकी जैसे, यद्यपि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने काफ़ी सेफ गार्ड प्रोवाइड किए हुए हैं किसको? अपने, इसकी कुछ इंडिपेंडेंस भी है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कुछ इसकी कितने हद तक स्वतंत्र है ये। तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत संविधान के कुछ चीज़ को सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, क्योंकि पॉलिटिकली जो पार्टी हारेगी, बाद में पार्टी में आए, किसी ऑफिसर्स को परेशान करे, डिफरेंट थिंग्स होती हैं जनरली। तो ऐसा ना हो इसके लिए
इसको इंडिपेंडेंट इसकी बनी रहे, इसके लिए आर्टिकल 324 में कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो, उसको सिक्योरिटी होती है टेन्योर की, कि आप इतने टाइम तक आप एक बार नियुक्त हो गए तो आप रहेंगे, आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता विदाउट द ग्राउंड्स एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स के हटाने के ग्राउंड्स हैं, सेम ग्राउंड्स अगर नहीं होंगे तो आपको कोई हटा नहीं सकता। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कहें कि उसको कैसे हटा सकता है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ ए रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा एक रेजोल्यूशन पास होता है बाई स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। ओके, मतलब नॉर्मल मेजॉरिटी नहीं, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी के साथ, आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, इनमें से कोई भी ग्राउंड हो सकता है, लेकिन दस ही डज नॉट होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब एक बार प्रेसिडेंट ने नियुक्त किया और प्रेसिडेंट जब चाहे उसको हटा दे, ऐसा नहीं है, उसको कुछ सिक्योरिटी है टेन्योर की। यद्यपि वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्त होते हैं, बट उनको हटाना इतना आसान नहीं है, तो उनकी एक सॉवरेंटी बनी रहती है, उनकी एक निष्पक्षता बनी रहती है चुनाव के प्रति, क्योंकि उनको किसी का प्रेशर एक टेन्योर में नहीं होता है, अपने टेन्योर में, अपने समय अवधि जब तक वो उस पद पर रहते हैं, कि हमको कोई हटा देगा विदाउट एनी ग्राउंड्स, तो ऐसा नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो सर्विस कंडीशन होती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, वो उसको डिसएडवांटेज या आफ्टर हिज अपॉइंट, एक बार नियुक्त हो गया तो उसका डिसएडवांटेज मतलब उसको किसी टाइप का डिसएडवांटेज लाभ से मतलब उसको हानि की तरफ नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा बढ़ाया ही जाएगा। डिसएडवांटेज किसी चीज़ में नहीं दिया जाएगा, उसको हानि नहीं पहुंचाई जाएगी उसके अपॉइंटमेंट के बाद किसी प्रेजुडिस के तहत कि भाई कोई इलेक्शन कमिश्नर ने हमारा सुना नहीं और नियम अनुसार कार्रवाई अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी नहीं की तब। ओके, तो ऐसा भी होता है। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब जो बात आई रीजनल कमिश्नर्स और एडिशनल जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको कैसे हटाया जा सकता है, उनको भी नहीं हटाया सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उनकी रिकमेंडेशन होगी तभी उनको हटाया जा सकता है उनके ऑफिस से। अब हम आगे बढ़ते हैं। यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया हुआ है किसको, इम्पार्शियलिटी और इंडिपेंडेंस के लिए इलेक्शन कमीशन की, बट देयर आर सम फ्लॉज ऑल्सो होनी चाहिए। लीगल, एजुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल, कुछ भी जो इलेक्शन कमीशन में मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन, उनकी कोई क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी स्पेसिफाइड नहीं है कि इनके टर्म ऑफ द मेंबर कितने समय तक ये रहेंगे इलेक्शन कमीशन। तीसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिक्लेयर द रिटायरिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। मतलब आफ्टर रिटायरिंग तो गवर्नमेंट उनको किसी अन्य पद पर तो नहीं डाल देगी, ऐसा भी नहीं है, ऐसा रोका नहीं गया है, मतलब कहीं लिखा ही नहीं है, ऐसा मेंशन ही नहीं है। सो ये कुछ फ्लॉज हैं जिसके बेस पे कुछ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो वो कर सकती है, दे हैव द ग्राउंड्स टू डू सो, बिकॉज क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। तो ये सब 2-3 फ्लॉज हैं, इवन दो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है फिर भी। अब आगे देखते हैं पावर एंड फंक्शंस। कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं। इन डिटेल ये पावर फंक्शंस कैसे हैं देखिए। इलेक्शन कमीशन की तो पावर्स एंड फंक्शंस आपको पता है, थ्रू आउट द कंट्री इलेक्शंस करवाना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। सपोज हमारा कोई जैसे नॉर्मली क्या होता है कि हमारा क्षेत्र कभी किसी विधानसभा के क्षेत्र में चला जाता है, अगर वो बॉर्डर में है, या फिर कभी किसी विधानसभा क्षेत्र में चला जाता है, तो ये होता है डिलिमिटेशन का प्रोसेस। डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, उसके तहत हर कुछ समय बाद टेरिटोरियल, कितना टेरिटोरियल एरिया इस क्षेत्र का इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए, या फिर इसको मर्ज करके दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कर दिया जाना चाहिए, ये सब डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। पीरियडिकली रिवाइज करता रहता है वो इलेक्टोरल रोल्स, जो हमारे वोटर लिस्ट में नाम होते हैं कि जितने एलिजिबल वोटर्स हैं उनको नए एलिजिबल वोटर्स को जोड़ना, और जो नहीं है उनको हटाना। जिनकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारणवश वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका दूसरी जगह जोड़ना और पहली जगह से हटाना। आजकल ये हो गया है क्योंकि आधार कार्ड से जुड़ने लगे हैं वोटर कार्ड, जिससे कि
जितनी डुप्लीकेसी है वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। अब क्या है, नोटिफाई करना डेट्स और शेड्यूल, कैसे कैसे कितने फेजेस में इलेक्शन होने वाला है, और जो नॉमिनेशंस पेपर्स हैं उसको स्क्रूटनाइज करने का जो अथॉरिटी होती है, एक अधिकार होता है, वो इलेक्शन कमीशन के पास होता है। जो डिफरेंट जो मेंबर्स होते हैं पार्टीज़ के, वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन कमीशन के पास पेपर्स, और उनको स्क्रूटनाइज करके उनको फाइनल किया जाता है। फिर रिकॉग्निशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और उनको दिया जाता है सिंबल, कोई सिंबल असाइन कर दिया जाता है कि आप इस सिंबल से चुनाव लड़िए। फिर कुछ डिस्प्यूट्स अगर रिकॉग्निशन से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंतर्गत होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी में स्प्लिट हो गया कि भाई ये सिंबल हमारा है, ये सिंबल हमारा है, तो एज अ कोर्ट ये सेटलिंग ऑफ द डिस्प्यूटेड जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए एज अ कोर्ट के रूप में भी काम करता है इलेक्शन कमीशन। फिर कुछ ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है, जैसे इलेक्टोरल अरेंजमेंट, जैसे कहीं चुनाव हो रहा है और कुछ कहीं कोई दिक्कत है तो उनको एक जिम्मेदार, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की नियुक्ति करके उस डिस्प्यूट को सेटल डाउन करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। अगला है 7वां पॉइंट कि कोड ऑफ कंडक्ट, क्या आचार संहिता कैसी होनी चाहिए उस समय, हमारे जो मेंबर्स डिफरेंट पार्टीज़ के जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं वो कैसे, उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कब तक बोलना है, कितना, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। और कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, पूरा एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है, आपको क्या बोल सकते हैं, आप क्या नहीं बोल सकते। कोई कंट्रोवर्सी वाला बोलेंगे तो फिर आपको उसकी सज़ा भी दी जाएगी कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाने पर, आईपीसी की धाराओं के तहत। ओके, फिर अगला है प्रिपेयर करना रोस्टर, पब्लिसिटी ऑफ द पॉलिसीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ डिफरेंट टाइप के रेडियो टेलीविज़न पे इलेक्शन की पब्लिसिटी करते हैं कि हम आपको आपका काम ये कर देंगे, तो एक रोस्टर एक इलेक्शन कमीशन के पास होता है जो मेंटेन करते हैं वो। अगला है टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को ऑन द मैटर ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द एमपी, जो कोई सांसद होता है उसके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि ये व्यक्ति, ये एमपी इस पद के योग्य नहीं है और इसको इस पद से हटाया जाना चाहिए ऑन दीज ग्राउंड्स, सो प्रेसिडेंट में डू सो। फिर सेम टू एडवाइज द गवर्नर, अगर स्टेट है तो गवर्नर आएंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन किसका होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर का, मतलब विधायक, विधान परिषद के सदस्य एमएलसीज होते हैं, एमएलए एमएलसीज, तो बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को डिस्क्वालिफिकेशन करने के संबंध में एडवाइस करते हैं गवर्नर को। फिर कैंसिल पोल्स, अगर रिगिंग हो गई है, किसी बूथ कैप्चरिंग हो गई है, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वायलेंस हिंसा हो गई है, या फिर कोई अदर इरेगुलरिटीज़ फाइंड आती हैं किसी इलेक्शन के दौरान, तो वहाँ पर उस जगह के पोल को कैंसिल भी किया जा सकता है और रीपोलिंग होती है वो दोबारा। ऐसा कई जगह होता है, कई बार होता है, कम होता है बट होता है अभी भी। टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर कि भाई इतना स्टाफ हमको नेसेसरी है फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शंस, कि हमको 10,000 ये पर्सनल चाहिए, 5,000 से ये लोग चाहिए इतने, तो वो प्रेसिडेंट, अगर संसदीय चुनाव होगा तो प्रेसिडेंट को, अगर स्टेट इलेक्शन होगा तो गवर्नर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको इतने स्टाफ की ज़रूरत है कंडक्टिंग द इलेक्शन, फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन। फिर सुपरवाइज करना पूरी मशीनरी को इलेक्शन थ्रू आउट द कंट्री टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, साफ सुथरे तरीके से चुनाव हो, इसका पूरी मशीनरी जो है उसको सुपरविज़न कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। फिर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को कि इलेक्शन कैन ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, ये क्या हम पीरियड ऑफ इमरजेंसी को एक्सटेंड करते हैं आफ्टर इट हेल्ड इन ए स्टेट। भाई प्रेसिडेंट रूल अगर है किसी राज्य में तो एडवाइस कर सकता है कि हम इलेक्शन को एक्सटेंड कर सकते कुछ पीरियड ऑफ कुछ टाइम पीरियड के लिए ड्यूरिंग, बिकॉज ये स्टेट अभी ये प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत रहा है, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट भी वो कर सकता है प्रेसिडेंट को एडवाइस देके। फिर टू रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर करना फॉर पर्पज क्या है, उनको ग्रांट देना, स्टेट ऑफ नेशनल पार्टी कौन है और रीजनल पार्टी कौन है, बेस्ड ऑन दियर पोल परफॉर्मेंस। तो ये भी अधिकार किसके पास होता है, इलेक्शन कमीशन के पास, कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी के हैं
और कौन सी पार्टी को रिकॉग्नाइज़ किया गया है, मान्यता दी गई है राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी के रूप में। तो ये सब होता है इलेक्शन कमीशन के पावर, और उसी में उसके फंक्शंस भी जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन, पहले अभी हम बात बताते हैं कि अभी करंटली 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 1 चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, मतलब 3 मेंबर की कमेटी। लेकिन 1950 से लगभग 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक ये सिंगल मेंबर कमीशन था, मतलब एक ही कमिश्नर होते थे, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन बाद में 16 अक्टूबर से जब जो मतदाताओं की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई एलिजिबल वोटर्स की, तो वर्कलोड बढ़ने की वजह से 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति हुई। फिर ऐसे वो मल्टी बॉडी बन गई 16 अक्टूबर से। लेकिन जनवरी 1990 में फिर से उसको सिंगल मेंबर में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन फाइनली 1993 में आकर दोबारा 2 और जो मेंबर्स थे उनको वापस लाया गया इलेक्शन कमिश्नर, और तब से अब तक लगभग 29 ईयर्स हो चुके हैं। ये 3 मेंबर्स की मतलब कमीशन है, सिंगल मेंबर कमेटी एक कमीशन नहीं है। तो ये एक छोटा सा नोट था जो मैंने याद रखा, और मुझे अभी ये अचानक से याद आया, मैं उस टाइम पे बात नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा आपसे अभी बात कर ली जाए, और ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये बताया। तो ये है, दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्शन कमीशन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आप लोग को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। शॉर्ट में मैंने ये वीडियो बनाया है, बहुत लॉन्ग नहीं किया, और काफ़ी शॉर्ट चीज़ें जल्दी मैंने कवर की, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, नहीं पता होंगी तो अब पता हो गई होंगी। सो थैंक यू सो मच।